हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपाथ एकेडमी। आज हम अपनी बायो की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, जो कि बॉटनी का टॉपिक रहने वाला है। और जितने भी वेरियस एग्जाम्स होते हैं बायो से रिलेटेड, चाहे वो मास्टर कैडर पंजाब है, केवीएस है, एनवीएस है, DSSS है, उसके अलावा EMRS है, नीट है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड RPSC है, तो उन हर किसी के अंदर हमें इनसे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और मिनरल न्यूट्रिशन आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ मिनरल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उनकी फॉर्म्स, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होंगी, जो प्लांट जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या रहता है प्लांट में, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेस ऑफ मिनरल होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है प्लांट के अंदर, और डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन सी डिजीजेस कॉज होती है, इन सबको डिटेल में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऐप का जो नाम है वो सेम रहेगा, बायोपाथ एकेडमी के नाम से ही आपको मिल जाएगी। और ऐप का अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे बायोपाथ एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर कैडर के रिगार्डिंग कोर्सेज रन कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके अलावा नीट, केवीएस, एनवीएस के बहुत ही जल्द विद इन फ्यू डेज आपको नए कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जो जितने भी कोर्सेज ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे उनकी कॉमन फीचर्स रहने वाले हैं, दैट इज टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज आपको MCQs मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको ऐप के ऊपर टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, प्रॉपर रिवीजन सेशंस होंगे, स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन होगी विद स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपके साथ और आप अदर स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं डिस्कशन। और टेस्ट जितने भी आपको मिलेंगे, MCQs हम जितने भी डिस्कस करने वाले हैं, प्लस जितनी भी थ्योरी आपको दी जाएगी, ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन डिजिटल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ PDF। डिजिटली आपको PDF फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे हर किसी का, तो बहुत ईजी रहेगा, आपको PDF से इजिली आप नोट्स बना सकते हो, उसको पढ़ सकते हो एनी टाइम। उसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में हम जो मिनरल एज अ न्यूट्रिशन काम करते हैं वो भी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन या फिर जो मिनरल रहने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं हम न्यूट्रिशन को या मिनरल्स को, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट के लिए उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा अमाउंट में अगर कंज्यूम करता है कोई प्लांट या एनिमल किसी न्यूट्रिएंट को, तो हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। प्लस जो इसका, अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो ज्यादा, मतलब हर सेल अगर उसको यूज कर रहा है, पूरी बॉडी उसको यूज कर रही है, हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, तो हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। इट इज जो, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो क्या रहता है, नाइट्रेट रहता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या रहता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया रहता है। अगर हम नाइट्रोजन को एयर के अंदर देखते हैं, एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। इसको एज सच जो प्लांट्स है वो इसको यूज नहीं कर सकते इस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे क्या की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। क्या की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस बैक्टीरियाज, जिसको हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन अनदर लेक्चर, जहां पे आपको पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं डिटेल में करवाऊंगी, तो वहां पे हम ये पढ़ने वाले हैं। तो नाइट्रोजन जो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, उसको एज इट इज जो प्लांट है वो उसको नहीं कंज्यूम कर सकता, तो उसको फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिक्स करके उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है इन नाइट्रेट।
किस फॉर्म में आ जाता है वो, NO3 नेगेटिव की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। मेनली लगभग हमेशा ये इसी फॉर्म में ही उसको एब्जॉर्ब करता है, बट समटाइम्स वो नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में भी उसको कंज्यूम कर सकता है। नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में भी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तब हम तीनों को ही अगर एक साथ दिए हैं तो उनको टिक करेंगे। मींस NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड अमोनिया NH4 पॉजिटिव, इन तीनों को ही एब्जॉर्ब, इन तीनों फॉर्म्स के अंदर वो एब्जॉर्ब कर सकता है, बट मेनली वो किसके अंदर करता है, नाइट्रेट के अंदर करता है, और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अब कहाँ पे, ये हमने देख लिया कि किस फॉर्म के अंदर वो एब्जॉर्ब कर रहा है या कंज्यूम किया जाता है, पर उसकी जरूरत कहाँ कहाँ पे है। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे उसकी जरूरत है। तो उसकी नीड हर सेल को है, हर सेल को है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे जो नाइट्रोजिनस बेस है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, जो DNA RNA है उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, जैसे कि एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरासिल हो गया। तो RNA DNA के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन चाहिए, जरूर होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अगर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रोटीन नहीं एक्चुअली अमीनो एसिड की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आती है हमें। एक तरफ क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और एक तरफ क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है। एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ वेरिएबल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे भी क्या जरूरत है, नाइट्रोजन की। तो प्रोटीन विदाउट नाइट्रोजन हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हर अमीनो एसिड के अंदर हमें नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन के बिना एक अमीनो एसिड नहीं बन सकता, और अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो एट द एंड नाइट्रोजन इज वेरी इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट किसका रहता है, ये प्रोटीन का रहता है, न्यूक्लिक एसिड का रहता है, कई विटामिन के अंदर भी नाइट्रोजन देखने को मिलता है, क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वेरियस एंजाइम, एमाइड्स एंड प्लांट हॉर्मोन्स के अंदर भी हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली ये सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स मींस जहाँ पे रेस्पिरेशन चल रही है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC चेन, ये जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रही है, वहां पे नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर प्रोटीन में है, न्यूक्लिक एसिड है, तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट के अंदर वो चाहिए रहेगा। तो हर सेल के अंदर नाइट्रोजन होगा, हर सेल के अंदर नाइट्रोजन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है। तो इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा, अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर कोई प्लांट को ग्रो करवाया जाता है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, इंसेक्टिवोरस के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्टिव वो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को मार के खाना शुरू कर देता है, उसमें से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो जहां पे भी सॉइल जो डेफिशिएंट होगी नाइट्रोजन के रिगार्डिंग, तो वहां के जो प्लांट्स होंगे वो अपनी एडेप्टेशन कर लेंगे, और वो किस तरीके से बन जाएंगे, किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी उसी तरीके से, फॉस्फोरस जो है बहुत सारे प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड होता है। जैसे कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा अगर अबंडेंट हम बात करते हैं लिपिड की, अबंडेंट लिपिड की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो वो होता है फोस्फोलिपिड, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड होता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। दूसरा, जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, RNA हो, DNA हो, उनकी बैकबोन कौन बना रहा है, फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है। तो हर न्यूक्लिक एसिड के अंदर होगा, न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होगा। तो ये अब अगर हम और न्यूक्लिक एसिड की बात करें, RNA की बात करें, DNA की बात करें, प्रोटीन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो वो हर सेल के पास होगी। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये किसके अंदर आ जाएगा, मैक्रो
न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। अब ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, प्लांट इसको किस फॉर्म में लेगा, तो ये किस फॉर्म में रहता है, डाईहाइड्रेट हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की फॉर्म में, या फिर सीधा हाइड्रोजन या हाइड्राइड बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। H2PO4 नेगेटिव की फॉर्म में या फिर HPO4 2 नेगेटिव की फॉर्म के अंदर ये एब्जॉर्ब किया जाता है बाय प्लांट। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड की तरह, प्रोटीन में, फ्यू सर्टेन प्रोटीन्स में, हर किसी में नहीं होता, बहुत मतलब कुछ प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएटेड होता है, और न्यूक्लिक एसिड क्योंकि उसकी बैकबोन बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ पे, दूसरा हमारी एनर्जी करेंसी, मैंने ग्लाइकोलिसिस वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे डिस्कस किए गए हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी आपको ग्लाइकोलिसिस से पूछा जा सकता है वो हर पॉइंट वहां पे डिस्कस किया गया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर ग्लाइकोलिसिस को देख सकते हैं। वहां पे आपको बताया गया है कि एटीपीज आर एनर्जी करेंसी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एटीपी एनर्जी करेंसी होती है। तो ये कहाँ पे, ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, मतलब जितनी भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है जिसमें फॉस्फेट का एडिशन या रिमूवल होता है उसके अंदर हमें जो फॉस्फेट है वो चाहिए। और जितने भी ग्लाइकोलिसिस, स्पेशली इन द ग्लाइकोलिसिस हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मैंने वहां पे आपको बताया था, तो उसके अंदर एटीपी का यूज किया जाता है या फिर एटीपी का जनरेशन किया जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। और उसके अलावा हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो एडिशन की हमने एक एटीपी का यूज करके। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया तो उसमें भी हमने एटीपी का यूज करके एक फॉस्फेट को अटैच किया। तो जितनी भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है उसमें फॉस्फेट का यूज किया जाता है, चाहे वो एटीपी की फॉर्म में हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। तो हमने ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर हमने इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट था उसको ऐड किया और उसे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट जो है वो बन गया था। तो यहाँ पे जितनी भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर फॉस्फेट चाहिए, जो हमारे ग्लाइकोलिसिस में बहुत जगह पे आता है, बहुत सारी स्टेप्स में आता है। दूसरा कंपोनेंट एनर्जी, हमारे एनर्जी करेंसी एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट इसके साथ में अटैच है और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट है। जब ये एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को यूज करके हम अपने डेली जितने भी कोर्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो पोटेशियम आयन की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है, नन अदर फॉर्म, बस सिंपल पोटेशियम के पॉजिटिव के आयन में मोनोवैलेंट की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। पोटेशियम अब कहाँ पे चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम कहाँ कहाँ पे चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स, मतलब जहां पे भी ग्रोथ हो रही है, अगर प्लांट के अंदर जहां पे भी ग्रोथ या फिर डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, तो वहां पे पोटेशियम का होना जरूरी है। दूसरा इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आता है जब हम स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है मूवमेंट के अंदर पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल आता है, जिसको हम पढ़ेंगे भी स्टोमेटल इन फर्दर जो हमारी इस सीरीज के अंदर जो लेक्चर्स आते रहेंगे तो उसमें वन ऑफ द लेक्चर हम ये भी आएगा कि स्टोमेटल ओपनिंग किस बेसिस पे होती है, उसके रिलेटेड हम सारी थ्योरीज करेंगे। तो वहां पे आप ये जरूर देखना और बने रहना चैनल के साथ में और इस सीरीज के साथ में। ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में एनाइन कैटाइन बैलेंस। अगर हम जब बात करते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप की, सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक पर्टिकुलर सेल की क्या मेंटेन करके रखता है, पोलैरिटी मेंटेन करके रखता है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। अगर ये पोलैरिटी खत्म हो जाती है तो सेल डेड हो जाता है, सेल डेड हो जाता है। तो इस एनाइन कैटाइन बैलेंस को रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए। और जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद में मोरुला स्टेज आती है जो कि लगभग हमारी 16 सेल स्टेज होती है। तो इस मोरुला स्टेज के अंदर हर सेल के पास सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है।
मीन्स हमारे अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, ईच एंड एवरी सेल हैव पोटेशियम सोडियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हर किसी के पास होगा, अगर वो किसी के पास नहीं है दैट सेल इज डेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनायन कैटायन बैलेंस के। ये पोलैरिटी अगर किसी सेल के पास नहीं होगी तो वो डेड घोषित कर दिया जाएगा, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एनायन कैटायन बैलेंस यही तो पोलैरिटी लेके आता है, सोडियम पोटेशियम पंप भी। तो पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे एंजाइम की एक्टिवेशन करता है और मेंटेनेंस करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। प्लांट सेल के अंदर जो टर्जिडिटी होती है उसको मेंटेन करने में भी पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट जो मिनरल है दैट इज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को हम कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के अंदर, इस ऐसा पढ़ते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर एब्जॉर्ब्ड इन डाइवेलेंट फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है, जितने भी आगे भी मिनरल्स पढ़ेंगे तो कौन से मिनरल जो है वो डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। कैल्शियम जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है। कैल्शियम जो है वो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, हर चाहे वो लीव है, हर पार्ट का, जितने भी प्लांट पार्ट्स है, लीव्स है, अदर देन लीव अगर कोई भी ब्रांच है उनके अंदर कैल्शियम जो है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। तो वो हर जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मींस जहां पे डिवीजन हो रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवीजन करने की। दूसरा डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है कि ये पर्टिकुलर जो डिवीजन हुई है, एक सेल की 2 सेल के अंदर डिवीजन हुई, इस सेल की फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर इस तरीके से डिवीजन हुई, तो ये पर्टिकुलर सेल जो है वो रेस्पिरेशन में काम कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा है। ये इसको असाइन कर दिया गया कि चलो तुम जाइलम बन जाओ, तुम फ्लोएम बन जाओ, तुम वाटर कंडक्शन करना, तुम फूड कंडक्शन करना। तो ये जो काम असाइन कर दिया जाता है, ये लेबर दे दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग द टिश्यूज। इनके बीच में मतलब कैल्शियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक प्लस डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये जो सेल की डिवीजन हो रही है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो उनके बीच में क्या बनता है? मिडल लैमिला बनता है। जो उनकी कॉमन वॉल रहती है दैट इज मिडल लैमिला। क्या होता है? मिडल लैमिला बनता है। मिडल लैमिला बनता है जो उनकी एडजेसेंट एक कॉमन वॉल होती है। तो वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट और इसके अलावा मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो मिडल लैमिला है उसके पास, उसके अंदर क्या है? कैल्शियम पैक्टेट है, मैग्नीशियम पैक्टेट है। ये काफी रिपीटेडली ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में बायो के, तो ये याद रखना है। इसके अलावा मैग्नीशियम पैक्टेट भी इसके अंदर होता है मिडल लैमिला के अंदर। जब फॉर्मेशन होती है, सेल ही डिवाइड करा, मतलब सेल डिवीजन के अंदर इसका बड़ा बड़ा अच्छा रोल है। सेल डिवीजन जब कर रहा होता है तो माइटोटिक स्पिंडल बनता है जो क्रोमोसोम्स के साथ में जाके अटैच होता है, ठीक है। तो उन क्रोमोसोम की सिंथेसिस प्लस उनकी डिवीजन के अंदर ये रोल प्ले करता है। किसके साथ एसोसिएट होके? स्पिंडल फाइबर्स के साथ में एसोसिएट होके। इसके अलावा जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग है जो सेल की चाहिए, सेल मेम्ब्रेन की, उसको मेंटेन करता है, एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम्स को, जो हम हमारे थ्रू आउट द लेक्चर्स जब हम मेटाबॉलिज्म करेंगे, हम साइकिल्स करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा एंजाइम है। प्लस मैं एंजाइम का भी एक लेक्चर लगाऊंगी जिसके अंदर आपको कौन से कोफैक्टर कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं वो चीजें हम पढ़ेंगे, मेटालाइंस। तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से वाले जो एंजाइम्स हैं उनको कैल्शियम एक्टिवेट करता है, कौन से वाले हैं जिनको मैग्नीशियम करता है, कौन से वाले हैं जिनको जिंक करता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मेंटेन करता है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को मेंटेन करता है कि किसको आना है सेल के अंदर, किसको जाना है, इन चीजों को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। हर किसी को ना आने देता है ना जाने देता है, तो उसकी परमेबिलिटी के ऊपर बड़ा ज्यादा इफेक्ट आता है।
दूसरा, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मींस दैट सेलुलर रेस्पिरेशन, और एक्यूमुलेट हो जाता है ओल्डर लीव्स के अंदर। जो कैल्शियम है वो क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। तो जब भी ओल्डर लीव्स जो कि मर जाती हैं, सेनेसेंस हो जाती है, सेनेसेंट हो जाती है, उनको अभी नेक्स्ट स्टेप में उनकी डेथ ही होने वाली है, तो उस टाइम पे लगभग जितने भी अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं टू द यंगर पार्ट, बट कैल्शियम मूव नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। तो ये ओल्डर लीव्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये इमूवेबल है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। और इससे अगर आपने ग्लाइकोलिसिस वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखा तो आप इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखना। उसके अंदर हमने सबसे पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम पढ़ा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज पढ़ा और पायरुवेट काइनेज पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। और उनके हर इस स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया भी है कि जो मैग्नीशियम आयन है दे आर एसेंशियल फॉर देयर एक्टिविटी। तो ये एक्टिवेट करता है इन एंजाइम्स को। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर काम आते हैं वो काम नहीं करेंगे। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है जो हम फर्दर लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर रुबिस्को और टीईपी केस जो है, उन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए, उन दोनों को काम करवाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जब हम रेप्लिकेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो इनकी स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने के लिए, डीएनए और आरएनए को स्टेबिलिटी देने के लिए एक नया न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होता है उसको स्टेबल करके रखता है कि आओ स्टेबिलिटी के साथ तुम ऐड हो जाओ। तो इसको ऐड करने के लिए भी मैग्नीशियम आयन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और उस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा न्यूट्रलाइज करके उसको स्टेबल करने के लिए उसको मैग्नीशियम आयन को वहां पे लाया जाता है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमने मैग्नीशियम आयन को देखते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन, राइबोसोम्स क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज, ट्रांसलेशन करवाती हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, ट्रांसलेशन करवाती हैं। तो इसके शेप को मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीशियम आयंस जो है बहुत जरूरी है। तो डीएनए, आरएनए, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है वो सल्फेट आयंस की फॉर्म में SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन की फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है, सल्फेट आयंस की फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें ये बाय मिस्टेक आ गया है। सल्फर जो है ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो सल्फर कंटेन करते हैं, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। दीज आर द अमीनो एसिड्स जिसके अंदर सल्फेट जो है वो मिलता है, सल्फेट आयन जो है वो मिलता है या सल्फर जो है वो मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये बहुत सारे कोएंजाइम्स का। तो ये एंजाइम वाला जब मैं लेक्चर डिस्कस करूंगी तो वहां पे आपको बताऊंगी कि कोएंजाइम्स क्या होते हैं। और कोएंजाइम्स, ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन्स, विटामिन से डिराइव होते हैं। थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम, इन सब के अंदर सल्फर देखने को मिलता है। एंड इवन इन द फेरिडॉक्सिन, ये जो फेरिडॉक्सिन है इसके अंदर भी सल्फेट आयंस प्रेजेंट होते हैं। जो हम फोटोसिंथेसिस प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे उसके अंदर ये आएगा, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है हर जो दूसरे जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट ये कैटेगराइज होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में। आयरन इज कैटेगराइज्ड इनटू द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट जो बाकी के जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट, लार्जर अमाउंट के अंदर कौन होता है, आयरन। लेकिन अब प्लांट उसको किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, किस फॉर्म में उससे काम लेता है, दैट इज फेरिक फॉर्म। किस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में, मींस Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में। Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन की फॉर्म के अंदर वो उसको इस्तेमाल करता है, उसको यूज करता है, उसको कंज्यूम करता है। एंड
ये सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कंपैरिजन आयरन जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? पेरिडॉक्सिन का, बहुत सारे प्रोटीन्स का, प्लस साइटोक्रोम्स का। ये साइटोक्रोम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं ईटीसी चेन एंड अदर साइकिल्स। और फेरोडॉक्सिन जो है वो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एंड अदर प्लेसेस पे भी पढ़ेंगे डिटेल में। जब जब जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे तो आपको डिटेल है वो समझ आती जाएगी। तो साइटोक्रोम ईटीसी चेन में होता है, और ये जो फेरिस होता है या फेरिक आयन है, ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। मींस Fe2 पॉजिटिव से ये Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करेंगे और फिर दूसरे को जाके दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं। तो फेरिस से फेरिक बन जाता है, और ज्यादातर जो यूज किया जाता है प्लांट्स के अंदर दैट इज फेरिक फॉर्म। ये एक्टिवेट करता है वेरियस एंजाइम लाइक कैटालेज, परऑक्सीडेज, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे। कैटालेज और परऑक्सीडेज जो है वो परऑक्सीजोम के अंदर या ग्लाइऑक्सीजोम के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर ग्लाइऑक्सीजोम होता है जहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है, और परऑक्सीजोम के अंदर बेसिकली ये पाए जाते हैं। एंजाइम्स जो है परऑक्सीजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज। और ये परऑक्सीडेज को, परऑक्साइड को किसके अंदर? वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर ये तोड़ देते हैं। वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर इसको स्प्लिट कर देते हैं पर ऑक्साइड को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज। एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? आयरन। किसका पार्ट है? नाइट्रोजिनेज का, परऑक्सीडेज का, कैटालेज का, साइटोक्रोम का, फेरिडॉक्सिन का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, सॉरी मैंगनीज। मैंगनीज, मैंगनीज भी मैंगनीज 2 पॉजिटिव आयन की डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसको मैंगनस आयन बोला जाता है। ये बहुत सारे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होने वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसको हम जैसे जैसे पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हैं। एट द एंड लास्ट स्टेप के अंदर हमने मैग्नीशियम और मैंगनीज स्लैश करके वहां पे दिया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को भी जरूर देखना, और जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे उसमें भी आपको क्लियर होता जाएगा। बेस्ट डिफाइंड जो फंक्शन है मैंगनीज का वो है लिबरेट करना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को लिबरेट करना मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस चलती है तो फोटोसिंथेसिस अपने लिए खाना बनाता है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपने लिए खाना बनाता है, और हमारे लिए क्या देता है? हमें ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए। तो जो सबसे पहला जो लिबरेशन होता है ऑक्सीजन का, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा खासा रोल, मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता। मैंगनीज का होना बहुत जरूरी है, इसके अलावा क्लोराइड आयंस का होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों आयंस मिलके लिबरेट करवाते हैं ऑक्सीजन को। और ये ट्रांसफर जो मैंगनीज है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है फोटो सिस्टम सेकंड का फ्रॉम वाटर। वाटर से ऑक्सीजन स्प्लिट आउट करवा देगा, इवॉल्व करवा देगा, बाहर चला जाएगा, एयर के अंदर हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो पीएस सिस्टम सेकंड को, फोटो सिस्टम सेकंड को दे देगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड क्या होता है, हम फर्दर लेक्चर्स में धीरे धीरे आपको सारी चीजें डिस्कस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर एनी कोर्स और फॉर एनी गाइडेंस, एनी रेलेवेंस रिगार्डिंग टू द बायो सब्जेक्ट, तो आप अपना नेम, सब्जेक्ट मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट मिनरल दैट इज बोरोन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है दैट इज पोलन जर्मिनेशन का। पोलन जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पूछा जाता है बार बार। तो किस फॉर्म में, पहले तो ये कौन सी फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है? तो ये फॉर्म कौन सी के अंदर? BO3 नेगेटिव के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिसको बोरेट आयन बोल दिया जाता है। बोरेट आयन या फिर
इसको ऑर्थोबोरेट भी बोलते हैं, ऑर्थोबोरेट भी बोलते हैं। और इसके अलावा किस फॉर्म के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है, B4O7 2 नेगेटिव फॉर्म के अंदर, जिसको टेट्राबोरेट, टेट्राबोरेट या फिर इसको पायरोबोरेट बोल दिया जाता है, पायरोबोरेट बोल दिया जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला ना दे कि अगर टेट्राबोरेट, पायरोबोरेट या बोरेट आयन या ऑर्थोबोरेट लिखा होता है तो वो भी सही है। किस लिए जरूरत है इसकी, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अब भाई कैल्शियम हमने देखा कि कितना जरूरी है, कितनी कितनी चीजें वो करवा रहा है, हर जो पूरे प्लांट की स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर वो बैठा हुआ है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट काम है। तो वो कभी भी उसका अपटेक नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा अगर उसके साथ में बोरोन नहीं। मतलब इन दोनों को एक साथ देना पड़ेगा, प्लांट को लेना पड़ेगा या फिर हमें ऊपर से देना पड़ेगा अगर हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं तो इस वजह से बोरोन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द कैल्शियम। मतलब कैल्शियम का अपटेक और यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता अगर बोरोन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, मीन्स फ्लोएम से फ्लोएम जो है वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम जो करता है, उसको कराने के लिए भी बोरोन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये बात आपको अच्छे से स्टार मार्क करके रख लेनी है, पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट यूज होता है, दैट इज बोरोन। सेल की इलोंगेशन मतलब ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल की डिफरेंशिएशन की तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, इसमें भी इसका रोल है। ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये बात भी याद रखनी है कि सिर्फ एक बोरोन इकलौता ऐसा न्यूट्रिएंट है जो किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता। हम XYZ बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे, बहुत सारे एंजाइम हमारे थ्रू आउट द लेक्चर्स आपको दिखने को मिलेंगे। तो उन एंजाइम के अंदर कभी भी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि बोरोन जो है वो चाहिए एक्टिवेशन के लिए, कहीं नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा इकलौता मिनरल है जिसको एक्टिवेट, जो कि किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक जो है वो भी 2 पॉजिटिव आयन डाइवेलेंट की फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जाता है और ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कार्बोक्सिलेजेस हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हो गया, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजेस हो गया। तो इन ऐसे वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ये एक्टिवेट करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का अगर सिंथेसिस करना है और ये पूछा जाता है, सिंथेसिस अगर ऑक्सिन जो क्या है, हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, अगर ऑक्सिन का सिंथेसिस करवाना है तो उसके लिए जिंक का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉपर, जिसको क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव के आयन में। ओवरऑल जितना भी प्लांट का मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जितना भी चल रहा है, उसके अंदर कॉपर का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्यों, जब हम ETC चेन पढ़ेंगे वहां पे हर जगह, मतलब जैसे जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन बढ़ते जाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा खासा रोल इसको देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि पूरा जितना भी हर सेल के अंदर वो चीजें चल रही है, हर सेल के अंदर वो साइकिल्स चल रहे हैं और उसके लिए कॉपर चाहिए। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शंस में ये बड़ा काम आता है, क्योंकि ये जैसे कि हमने आयरन का किया था, वैसे ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी रखता है। कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उठाएगा, किसी को दे के आ सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है खुद। एसेंशियल फॉर विटामिन C सिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जिंक है वो सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो कॉपर है वो विटामिन C के सिंथेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट जो यहाँ पे मैंने ऐड किया है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये किसका, प्लास्टोसाइनिन का और साइटोक्रोम A3 का, जो ETC चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है मॉलिबिडेनम। मॉलिबिडेनम जो है वो मॉलिबिडेट आयन की फॉर्म के अंदर कंज्यूम किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला है MO, मॉलिबिडेनम O2, मतलब मॉलिबिडेट आयन या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम इसको मॉलिबिडेनम डाइऑक्साइड, इसको हम बोल सकते हैं मॉलिबिडेनम डाइऑक्साइड, मॉलिबिडेनम डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्म के अंदर ये कंज्यूम किया जाता है और बहुत सारे एंजाइम का ये कंपोनेंट है, मतलब उनके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, उसके अंदर मॉलिब्डेनम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन की फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और अलोंग विद सोडियम और पोटेशियम पंप जो है उसके अंदर जो एनाइन कैटाइन की जो एनाइन कैटाइन का बैलेंस कर रहा था उसके अंदर क्लोराइड आयन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन एंड एनाइन कैटाइन बैलेंस इन द सेल। मतलब सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड ये तीनों मिलके बॉडी का या फिर ओवरऑल बॉडी का ही हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल से ही तो बॉडी बनी है। तो एक सेल का जो एनाइन कैटाइन बैलेंस है, एक टिश्यू का, एक ऑर्गन सिस्टम का या पूरे ऑर्गेनिज्म का जो है वो मेंटेन करता है कौन कौन, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा मैंगनीज और दूसरा है क्लोराइड आयन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो वाटर स्प्लिटिंग होती है तो ये दोनों ही वहां पे चाहिए, दोनों अगर नहीं होंगे तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगी और यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज निकल। निकल जो है वो भी Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। किसका एक्टिवेटर है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम यूरिएज पूछा जाता है बड़ी बार। निकल इज किसका एक्टिवेटर है, यूरिएज एंजाइम का एक्टिवेटेड है और ये प्लांट बॉडी के अंदर यूरिया जो हम डालते हैं उसको स्प्लिट कर देता है टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, नाइट्रोजन के बिना तो प्लांट का कोई रहना देना, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उसके बिना तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो हम जो यूरिया डालते हैं खेत में, फील्ड्स में आपने सुना होगा कि यूरिया डाला जाता है। यूरिया जो पेस्टिसाइड कह लो, या पेस्टिसाइड तो नहीं है, यूरिया सप्लीमेंट ही है। यूरिया जो है उसको डाला जाता है तो यूरिया को एज इट इज जो है प्लांट उसको यूज नहीं कर सकता, पहले उस यूरिया को निकल की हेल्प से, निकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको स्प्लिट करता है और उसमें से नाइट्रोजन को पिक करता है और वो किसको दे देता है, प्लांट को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जितने भी लगभग जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म प्लस उनका फिजियोलॉजिकल रोल जो है वो हमने कर लिया। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या चीजें हो जाती है वो देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, कि कौन से वाले जो आयंस है वो जब ओल्डर लीव्स जब मरने वाली होती है उसमें से निकल के यंगर लीव्स के पास चले जाते हैं, कौन से वाले नहीं जा पाते, ये पहले कैटेगराइज करेंगे फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। तो अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर लीव्स टिश्यूज, सबसे पहले ये अपीयर होते हैं ओल्डर लीव्स के अंदर। मतलब ये अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली या उसको एक्सट्रैक्ट करके देखें कि कौन से वाले जो मिनरल्स हैं वो बाहर एक्सट्रैक्ट होने के लायक हो जाते हैं, तो वो ये वाले आयंस हैं जो मोबिलाइज हो सकते हैं। अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर लीव्स, पहले दिखाई देने शुरू होते हैं। मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, इफ एलिमेंट्स आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्टेड टू द यंग डेवलपिंग टिश्यूज, सबसे पहले दिखने शुरू होंगे। और ये क्या करते हैं, जो ओल्डर लीफ मरने वाली होती है उससे मोबिलाइज होके मूव होके यंगर पार्ट्स के पास चले जाते ताकि उनके काम आ सके, है ना। जो पत्ती नीचे ही गिरने वाली है, जो लीफ जो कोई अगर प्लांट का पार्ट है उसको मर के एट दी एंड धरती पे ही गिरना है, फ्यूल ही बनाना, तो उससे पहले उसका जो चीजें जितनी वो यूज कर सकता है वो प्लांट, तो उसको ले लें, है ना। सारी चीजें नीचे से सॉइल से लेना उसके लिए मुश्किल है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो वहां से वो बहुत अच्छे से उसको फिर सॉइल से नहीं लेना पड़ेगा, हर चीज मिनरल्स जो है वो सॉइल से वाटर से नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये क्या करता है कि जो मरने वाली सेनेसेंट जो लीव्स होती है उसमें से खींच लेता है। इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सारे के सारे मोबाइल हैं। ये अगर ओल्डर लीफ जो है उससे निकल के यंगर लीव्स के जो बन रही होती है, नए बड्स बन रहे होते हैं, फ्लावर्स बन रहे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं। पर अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यूज, ओल्डर टिश्यूज में भी ये सबसे पहले अपीयर होते हैं, प्लस ये यंगर टिश्यूज में भी सबसे पहले अपीयर होते हैं। इफ एलिमेंट्स आर इरेलेटिवली younger first appear in younger immobile element, sorry,
अगर ओल्डर टिश्यूज की बात करेंगे तो मोबाइल एलिमेंट सबसे पहले अपीयर होंगे, क्योंकि वो मोबाइल फॉर्म में आ जाएंगे, बाहर जाना शुरू कर देंगे। और अगर यंगर टिश्यूज के अंदर देखेंगे तो इमोबाइल एलिमेंट सबसे पहले दिखना शुरू होगा, क्योंकि वो बाहर दूसरे पार्ट से तो आएगा नहीं, उसमें आने में वो खुद ही वहीं से डेवलप करना पड़ेगा उसको, तो वो सबसे पहले दिखना शुरू हो जाएगा। एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, इस वजह से वो मोबिलाइज नहीं हो सकता। सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है, इट इज नॉट इजिली रिलीज, इस वजह से वो इजिली रिलीज नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम, जो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कैल्शियम इमोबाइल कौन सा है, कैल्शियम कैल्शियम, ये मतलब ये रिपीटेडली आता है, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछा जाता है। प्रेवलेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स, डेफिशिएंसी सिम्टम जो बहुत कॉमन है, जो देखने को मिलते हैं, उनको हम पढ़ेंगे किस वजह से होता है, कौन से डेफिशिएंसी एलिमेंट्स है। तो सबसे पहला है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस के अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होने की वजह से, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होने की वजह से, क्लोरोफिल कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, लीव्स को जो ग्रीन कलर मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो जब क्लोरोसिस हो जाएगा, उसमें से क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा, तो लीव्स कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। ये सिम्टम कौन सी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से हो सकता है, और ये याद रखने पड़ेंगे, 100% आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एन की Mg SFE Mn Zn मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, इन सब की अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी होती है या ऑल टुगेदर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता क्या है, एक दो टर्म्स आते हैं, एक होती है एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल अच्छे से प्रोग्राम करता है, एक ही सेल मरता है, पहली बात तो एक ही सेल मरेगा, एक पर्टिकुलर एक सेल मरेगा, और वो भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मरता है, धीरे धीरे अपनी जो यूजफुल चीजें होंगी वो दूसरों को देने की कोशिश करेगा और आराम आराम से एक साइकिल चलेगा, फिर मरेगा। एपोप्टोसिस में, नेक्रोसिस में एकदम से सडन डेथ होती है बहुत सारे टिश्यूज की, एक पूरी लेयर चली जाती है, मतलब मान लो कि एक ये पूरी लेयर है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये सारे के सारे मतलब बहुत सारे सेल एक साथ मर जाते हैं, एक साथ मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। इफ अ डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। नेक्रोसिस किसकी, और वो प्लांट के अंदर किसकी वजह से होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की वजह से होगा। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड नहीं करने देगा, मतलब डिवीजन, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ग्रोथ करवानी है तो डिवीजन करनी पड़ेगी, अगर बड का फॉर्मेशन करना है तब भी वहां पे डिवीजन होगी, हर जगह जहां पे भी नया फ्रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा, डिवीजन तो होगी। अगर वो नहीं हो, इनिबिशन हो जाए, किसकी वजह से, वो चीजें नहीं हो पाएंगी अगर डेफिशिएंसी हो नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, सल्फर की और मोलिब्डेनम की। NKSMO, ठीक है, NUCSMO अगर होगा तो इनहिबिशन हो जाएगी सेल डिवीजन की, और ये इनहिबिशन कॉज कर देगा किसकी, सेल डिवीजन की, मतलब सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, फ्लावरिंग फ्लोरिंग सब पे, हर चीज पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के अंदर डिले करने के लिए कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी डिफिशियंसी होने की वजह से हो सकता है, ये पूछा जाता है, ऑल टुगेदर पूछा जाता है आपको, हर जो क्लोरोसिस कौन किससे हो सकता है, नेक्रोसिस किससे हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन कौन सी डेफिशिएंसी से होता है, ये सारी चीजें याद रखनी। तो डिले इन फ्लावरिंग, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, इन तीनों की वजह से डिले हो, अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये फ्लावरिंग जो है वो डिले कर देगा। अगर हम सीधा सीधा सेल के अंदर देखें तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन से हमें मेजरली मिलते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। यही कॉम्पोजिशन हर एक सेल की रहती है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो हर किसी के पास
अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो यही माना जाता है ना कि अर्थ से ही मतलब हम इन्वॉल्व हुए हैं, एक कंपोनेंट हमारे अंदर अर्थ का भी है, तो उसके अंदर भी यही कंपोनेंट्स मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। दे आर प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स, मतलब जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, एंड आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो पूरा साइटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक जो भी चीजें होती है उनमें सबसे ज्यादा यही देखने को मिलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज फ्रेमवर्क एलिमेंट्स, क्योंकि जितने भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो उनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट और सबसे एसेंशियल जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं या फिर जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यही तीन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तब भी, प्लांट्स देखें तब भी हम इन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं से सारा जो प्लांट है वो बना होता है बेसिकली, और ऑर्गेनिजम्स जितने भी बने होते हैं, तो ये उनका फ्रेमवर्क होता है, मतलब बेसिकली ये सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट के अंदर मिलते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, और इसी वजह से क्यों होते क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्योंकि प्लांट्स को ये हाई डोजेस में चाहिए होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपको सीधा सीधा कि क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से हैं ऑफ प्लांट के, क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स, पहली बात तो होता क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट्स वो होते हैं जो हाई डोज के अंदर चाहिए होते हैं, ठीक है। कौन से वाले हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, जिसको हम पीछे डिस्कस भी करके आए हैं। इसकी पूरी डिमांड पूरी करने के लिए फ्रिक्वेंटली जो फार्मर्स है वो सप्लाई करते रहते हैं, फर्टिलाइजर्स देते रहते हैं, ताकि ऑप्टिमम जो क्रॉप है वो यील्ड हमें मिले। यूरिया में भी यही है ना, यूरिया को स्प्लिट कौन करेगा, निकल करेगा, निकल यूरिया को स्प्लिट करके नाइट्रोजन देगा। Low concentration of gold reported in the equisetum and mustard plant, very important point। लो अमाउंट, लो कंसेंट्रेशन गोल्ड की, देखो भाई गोल्ड बन रहा है प्लांट के अंदर, तो बहुत ही लो कंसेंट्रेशन में गोल्ड रिपोर्ट किया गया है किसके अंदर, इक्विसिटम के अंदर और मस्टर्ड प्लांट के अंदर। याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट 98% जो मास है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इधर प्लांट, इधर एनिमल, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनका 6 एलिमेंट्स मेजरली हमें मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये सारे मिलके हमारे 98% जो कंपोनेंट मास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का यही बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट सिर्फ 2%, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल डिफिशियंसी डिजीज के बारे में देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये सारी डिजीजेस को, किसकी डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, ये सारी चीजें याद रखें, कौन सी डिजीज हो रही है। तो सबसे पहले है विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, विप टेल कॉलीफ्लावर डेफिशिएंसी होती है। मार्च स्पॉट ऑन द पी, मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर मार्च स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, मैंगनीज की डेफिशिएंसी की वजह से। विप टेल कॉलीफ्लावर ड्यू टू द मोलिब्डेनम एंड मार्च स्पॉट ऑफ द पी इज ड्यू टू द मैंगनीज। ग्रे और स्पेक स्पॉट ऑफ द ओट, ओट्स के ऊपर ग्रे कलर के या स्पेक छोटे छोटे स्पोर्ट्स हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। मींस मार्च स्पॉट पी एंड ग्रे और स्पेक स्पॉट ऑफ ओट, वो दोनों ही स्पॉट, जो मार्च स्पॉट है या ग्रे और स्पेक स्पॉट है, पी और ओट के दोनों ही मैंगनीज की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और कॉलीफ्लावर जो गोभी है उसके अंदर मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से विप टेल डिजीज हो जाती है। डाई बैक ऑफ सिट्रस, डाई बैक ऑफ सिट्रस जो डिजीज है दैट इज ड्यू टू द कॉपर डेफिशिएंसी। तो ये सी से सिट्रस, उसकी डाई बैक ड्यू टू द कॉपर। रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम क्रोम्स की जो रिक्लेमेशन डिजीज होती है दैट इज आल्सो ड्यू टू द कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर की डेफिशिएंसी से रिक्लेमेशन डिजीज होती है सीरियल और लेग्यूम्स में, और डाई बैक सिट्रस के अंदर। नेक्स्ट है खैरा डिजीज ऑफ पैडी, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। खैरा डिजीज पैडी के अंदर, शुगर केन के अंदर, दैट इज ड्यू टू द जिंक डेफिशिएंसी। ब्राउन हार्ट रोड ऑफ द बीट्स
ये किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन की वजह से। और स्टोट एक्सिस होती है, ये भी डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन की वजह से होती है। मींस ब्राउन हार्ट रोट ऑफ बीट्स एंड स्टोट एक्सिस जो है दैट इज बोथ आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन। खैरा डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछी जाती है, कॉमन डिजीजेस हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद में हमें एक, अगर हम ऐसा बोलें कि कोई चीज जो है, कोई मिनरल लाइन की जो कंसेंट्रेशन है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक कब बन जाती है, तब हम बोलेंगे कि ये एक फर्दर जो कंसेंट्रेशन है मिनरल लाइन की दैट इज टॉक्सिक फॉर अ प्लांट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। एनी मिनरल आयन कंसेंट्रेशन, अगर किसी भी मिनरल आयन की कंसेंट्रेशन टिश्यू का जो ड्राई वेट है उसको रिड्यूस कर दे बाय 10%, याद रखना है बाय 10% अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ टॉक्सिक कंसेंट्रेशन। किसी भी मिनरल आयन का कंसेंट्रेशन टिश्यू के अंदर उसके ड्राई वेट को 10% तक रिड्यूस कर देता है, उसको हम कहते हैं टॉक्सिक concentration. Toxic concentration is variable for the same micronutrient in different plants and also variable for the different micronutrients in the same plant. अब ये जो टॉक्सिक कंसेंट्रेशन है इसका कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि हम ऐसा देख लें कि इसकी मैंगनीज की इतनी जो कंसेंट्रेशन है दैट इज टॉक्सिक, कैल्शियम की इतनी टॉक्सिक है, ऐसा हम कभी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि टॉक्सिक कंसेंट्रेशन है वो मैंगनीज की ही एक कॉटन प्लांट है और दूसरा वीट का प्लांट है, तो कॉटन प्लांट के अंदर उसकी टॉक्सिक जो कंसेंट्रेशन है वो अलग रहेगी और वीट प्लांट के लिए अलग रहेगी, सेम नहीं होता। इवन फॉर द सेम प्लांट कैल्शियम की, मैंगनीज की, आयरन की अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स की भी टॉक्सिक वाली जो कंसेंट्रेशन रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो इस वजह से हम कभी भी उसको ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि ये मैंगनीज की इतनी वाली जो है वो टॉक्सिक है, इतनी वाली जो टॉक्सिक है, और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो 10% जो ड्राई वेट को रिड्यूस कर दे दैट इज टॉक्सिक, और ये अलग अलग रहता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंगनीज टॉक्सिसिटी का दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्राउन स्पॉट्स मिलते हैं कहाँ पे, क्लोरेटिक वेन, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल पत्तियों के ऊपर जो वेन्स होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उन वेन्स के बाहर ब्राउन स्पॉट्स जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द मैंगनीज टॉक्सिसिटी। और क्या इंपैक्ट्स आते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से? मैंगनीज जो है, मतलब टॉक्सिसिटी का हमने क्या बोला कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ऐसी कंसंट्रेशन जो कि टॉक्सिक साबित हो रही है, जो ड्राई जो उसका जो परसेंटेज है वो 10% तक रिड्यूस कर रही है ड्राई वेट का, उसको हमने बोला। तो मैंगनीज कंपीट करती है किसके साथ में? आयरन के साथ में, जो भर भर के चाहिए, मैग्नीशियम के साथ में फॉर अपटेक, उनके साथ में कंपीट करना शुरू कर देती है। हर जो सेल जो उसका अपटेक कर रहा है तो उनको बोले कि तुम चलो उधर, मैं जाऊंगा, तो इनकी कमी भी, अगर मैंगनीज टॉक्सिसिटी होगी तो आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। मैंगनीज जो है वो मैग्नीशियम के साथ में कंपीट करता है फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। जब मैंगनीज ज्यादा होगा तो जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वहां पे, जहां पे मैग्नीशियम को बाइंड करना था उसकी जगह बोलेगा कि हट तू उधर हो, मैं बाइंड करूंगा, तो उससे जो प्रोडक्ट बनने वाले थे वो बन नहीं पाएंगे, तो उनकी भी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। मैंगनीज जो है वो इनहिबिट कर देती है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को इन शूट एपेक्स। शूट का जो एपेक्स जहां से ग्रोथ हो रही है प्लांट की, और ग्रोथ के लिए कैल्शियम चाहिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो उसकी ग्रोथ को भी वो रोकना शुरू कर देगी। मतलब अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है तो उसकी वजह से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी भी डेफिशिएंसी होना, इनका भी मेटाबॉलिज्म खराब होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द मैंगनीज टॉक्सिसिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर मिनरल किसी टॉक्सिक होता जा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो है वो भी होना साथ साथ शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का जो लेक्चर था दैट इज ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से आप इनके नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, इसको लर्न करिए, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करते हुए जाएं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, क्योंकि और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। जो भी आपके फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं सेशन को।
प्लस अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन ऑल्सो कमेंट बिलो फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कि आपको XYZ कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और आप उस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी ही कवर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much.